एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, पर वो डेफिनेटली वो ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा. So that one molecule of glucose is broken down into 2 molecule of pyruvic acid. वो इतना था. 2 molecule of pyruvic acid का फेट क्या है? अगर वो anaerobic respiration है तो it will go into the cytoplasm for the anaerobic respiration, that is of 2 type. One was the alcohol fermentation. Alcohol fermentation मतलब yeast में जो हम लोग बोलते हैं normally होती है. So that will be product of C2H5OH as well as CO2. उनका जाना, it produces the bubbles as well as it produces the sour effect और puffing effect देगा. That will be called as the leavening effect. और अगर lactic acid बैक्टीरिया है तो lactobacillus होगा जैसे, तो lactic acid is produced. हम लोगों ने homofermentative एक बार देखा था. Otherwise in the athlete as we are saying कि fatigue muscles जो है they produce lactic acid which produces the cramps. फिर हम लोगों ने करना था what about the fate of pyruvic acid in aerobic respiration, जहां पे वो link reaction पहले करता है, क्योंकि acetyl coenzyme is the molecule which enters into the Krebs cycle. So first was the oxidative decarboxylation. When larger molecules are broken down into smaller molecules, one NADH2 is produced. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में बना है तो दो NADH2 है, यानी 6 ATP यहाँ तक बन चुका था. टोटल हम लोग कर रहे थे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इट वाज ओनली 2 ATP, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में इट वाज 8 + 6 विल बी इक्वल टू 14 ATP. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? और मैं आगे शुरू करूं क्रेब्स साइकिल. टिल हियर एनी डाउट यू कैन राइट इन द चैट आल्सो. यहाँ मैं आगे चलूं? मैम मैं कुछ चैट पे लिख दिया पर आया नहीं. या तो आप अनम्यूट हो तो पूछ ही लूं. अगर अनम्यूट हो तो आप मेरे से पूछ ही लो. जब आप ये बात बोल रहे हो तो वो भी बोल दो. यहाँ पे कोई चैट में आया नहीं है क्वेश्चन. What type of respiration glycolysis is? Partial. It is partial breakdown. It is incomplete breakdown. हम लोग इसको एरोबिक कंडीशन तो कह ही नहीं रहे. तो इट इज द एनारोबिक कंडीशन वेयर partial breakdown of glucose occur into 2 molecule of pyruvic acid. Is it facultative or obligate? It is facultative. क्यों? क्योंकि हो सकता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में चला जाए, हो सकता है वो एनारोबिक में ही रह जाए. बट एक बात पक्की है, क्योंकि इट इज अ कॉमन पाथवे फॉर एनारोबिक एंड एरोबिक. जब भी हम लोग बोलते हैं कि ऑब्लिगेट, इसका मतलब वो कहीं और पे हो ही नहीं सकता, तो वो ऑब्लिगेट हो जाता. बट ये तो फैकल्टेटिव है. थैंक यू मैम. यस, एनीथिंग एल्स? क्रैब साइकिल शुरू कर देती हूँ. क्रैब साइकिल शुरू कर देते हैं. पहले क्रैब साइकिल की हम लोग बात करते हैं. क्रैब साइकिल इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन. अब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, ये सिर्फ ऑब्लिगेट एरोब नहीं होगा, ये फैकल्टेटिव में नहीं हो सकता. ऑब्लिगेट एरोब में होने के लिए क्या होगा? 2 molecule of pyruvic acid are entering into the Krebs cycle. तो Krebs cycle 10 steps का होगा. अब उसका आउटपुट क्या क्या होगा? लेट मी कम टू दैट. This is about respiration as we had started. This is सेकेंड हम लोगों ने किया था प्लांट्स की ब्रीदिंग के लिए. थर्ड हम लोगों ने किया था ग्लाइकोलिसिस का पाथवे. फोर्थ एज आई टोल्ड यू कि पूरा का पूरा आउटपुट. फिफ्थ वाज अबाउट मैकेनिज्म. सिक्स्थ वाज अबाउट फेट ऑफ पायरुविक एसिड, ईदर इट इज फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहाँ पे लैक्टिक एसिड बना है, यहाँ पे NADH2 is not oxid, it is not utilized for the ATP synthesis, but rather it is directly oxidized. Aerobic respiration, it is for TCA cycle. Actually Krebs cycle का एक और नाम भी है जिसे हम लोग कहते हैं TCA cycle. What is the meaning of the TCA cycle? TCA cycle is called tricarboxylic acid cycle because most of the intermediates are tricarboxylic acid. It is called Krebs cycle because it was given by Sir Hans Krebs in the fly muscles of pigeon. Actually fly muscles of pigeon में 5 लाख mitochondria cell में होते हैं. That's why it can fly for days together without taking rest. तो उसी में से उन्होंने निकाल के किया था. Next is it is also called as CAC cycle. इसको बोलते हैं citric acid cycle because the first stable product is citric acid. तो citric acid क्या होता है? 6 कार्बन.
अब हमारे पास में एक चीज तो क्लियर हो गई कि एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल, तो हु विल बी द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी एसिटाइल कोएंजाइम में हैज 2 कार्बन, इट हैज टू मेक साइट्रिक एसिड व्हिच इज 6 कार्बन, तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा? बट ऑब्वियसली बात है वो 4 कार्बन होगा। 4 कार्बन कौन है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। दूसरी चीज, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय दैट आउटपुट, तो कितने एटीपी जीटीपी होंगे, दैट विल बी कॉलिंग एज, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और NADH2 FADH2 कितने होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाले। सो इफ आई कम हियर द दिस वन इज क्रेब्स साइकिल। मैं आपको एक बार क्रेब्स साइकिल के बारे में यहीं से करवा देती हूँ, जैसे मैंने कल आप लोगों को करवाया था कि ये वाला स्टेप कहाँ पे है, ये वाला स्टेप था माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, दिस वाज कॉल्ड एज द लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन का दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था इट इज ट्रांजिशन रिएक्शन, इट इज कॉल्ड गेटवे रिएक्शन। क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड स्विचेस टू द एरोबिक मोड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द लिंक रिएक्शन। यहां से क्रेब्स साइकिल शुरू होता है, वेयर वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम एंटर्स, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड व्हिच इज द 4 कार्बन इसके साथ मिलकर साइट्रिक एसिड बनवाएगा। इसका मतलब first primary acceptor of the acetyl coenzyme is oxaloacetic acid, so that citric acid is formed. ये सब कहाँ पे हो रहा है? एक्चुअली हम लोग बोलते हैं इन द Krebs cycle most of the enzymes are soluble in the mitochondrial matrix, जबकि एक एंजाइम दैट इज SDH, अगर आप यहाँ पे देखो दिस SDH, succinate dehydrogenase enzyme, it remains attached to the inner membrane along with the carriers and electron carriers as well as the coenzymes of the ETS. यहाँ पे बनेगा, हम लोग इसको टोटल 10 स्टेप बोलते हैं, तो मैं अपने हिसाब से इसको याद रख लेती हूँ, CCIOKSS, मैं इसको अपने हिसाब से कर लेती हूँ। सिट्रिक एसिड, सिसोकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड, सक्सिनाल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, 2 जगह पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। अगर आप देखोगे तो 5th और 6th स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, द मोमेंट CO2 बाहर निकला है, अब तक सिस अकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलोसक्सिनिक, ये सारे के सारे 6 कार्बन थे। अगर एक भी कार्बन बाहर निकला तो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड इज द 5th कार्बन, इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट बाइकार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से CO2 बाहर निकल गया, और जब CO2 बाहर निकला तो इट वाज 4C, यानी 4 कार्बन। अब एक बात यहाँ पे भी आती है, यहाँ पे इस स्टेप में लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था, कोएंजाइम में एंटर गया था बट कोएंजाइम में यूज नहीं हुआ था, एक NADH2 सिंथेसाइज हुआ था, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। अगर आप ये 6 स्टेप देखोगे तो यहाँ भी कोएंजाइम में अंदर गया है, CO2 बाहर आया है, अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड कार्बोक्स डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स से NADH2 बना है, यानी 4, 6, 8 और 10 स्टेप पे रिड्यूसिंग पावर सिंथेसाइज होती है। 8 पे सिर्फ FADH2 होगा, बाकी सब पे NADH2 है। वाटर ऐड कहाँ पे हुआ है? 1, 3, 5, 7 पे, ये सब में वाटर ऐड हुआ है। पानी निकला कहाँ पे है? सिर्फ सेकेंड कार्बन पे। देन कम्स वेयर स्पेसिफिकली GTP इज सिंथेसाइज्ड, वो स्टेप है 7। ये अगर आप सारे के सारे स्टेप्स देखोगे ना तो बड़े सिस्टमैटिक लगे हुए हैं। सिस्टमैटिक मतलब अगर आप देखो, दिस इज 1 वाटर एडेड 1, 3, 5, 1, 3, 5, दिस इज 7 एंड 9। यहाँ पे कितने वाटर ऐड हुए? डिहाइड्रेशन कहाँ पे हुआ है? सिर्फ 2 पे हुआ है। अब आता है GTP कितना बना? सिर्फ एक, ये वाला GTP, इट इज कॉल्ड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक ही चीज। कौन से स्टेप पे? 7th स्टेप पे। किसने बनाया? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में। NADH2 कितने हैं? 1, 2, 3, दिस इज 3। ये तीनों कहाँ पे जाएंगे? ETS में। अगर ये ETS में जाएंगे तो दे विल प्रोड्यूस द 3 ATP, हर एक प्रोड्यूस करेगा, तो इट विल बी 3 into 3 9। बट हर FADH2, जब भी FADH2 जाएगा तो ये 2 ATP प्रोड्यूस करेगा। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से कितने गए? 3 into 3 9 plus 2, दैट इज 11। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से कितने आएंगे? सिर्फ एक GTP आएगा। तो एक क्रेब्स साइकिल अगर पूरा करता है तो इट विल प्रोड्यूस 12 ATP, और अगर 12 ATP टोटल बनेंगे तो हर ग्लूकोज के लिए 2 साइकिल्स ऑफ द क्रेब टर्न्स होंगी। तो इसका मतलब यह है कि टोटल एक ग्लूकोज में 2 क्रेब साइकिल, और 2 क्रेब साइकिल में भी दैट विल बी प्रोड्यूसिंग
24 ATP। आप लोगों की चैटिंग शुरू हो गई है, वो मुझे जरूरी भी है कि आप लोगों को डाउट कहाँ पे है। लेट मी कम टू दैट। ट्रिक माने देखो, अगर आप लोग शायद क्लास में होते तो मैं और बताती। हम लोग बहुत सारे अजीब अजीब तरह के वो बना देते हैं। आप बोलते हो ना कि पर्टिकुलरली न्यूमेरिक्स बना देते हैं। अभी तक तो हम लोगों को इतना मालूम है कि मैंने बनाया हुआ है CCIOKSSFMO, राइट? सिर्फ इतना बनाया हुआ है, CCIOKSSFMO, राइट? तो हम लोग इसको बनाते थे, मजाक में बनाते थे। बच्चे जानते हैं कि कैफे कॉफी डे आई, ओके, पर सारी सिस्टर फादर मदर एंड अदर भी आएंगे। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके बहुत सारे न्यूमोनिक्स बनाते हैं। तो अभी हम लोगों को क्रैप साइकिल का पता होना चाहिए कि क्रैप साइकिल के 10 स्टेप्स हैं। 10 स्टेप्स में से 4 जगह पानी ऐड हुआ है, 1379। एक जगह पानी बाहर निकला है, सिर्फ 2 पे। एटीपी डायरेक्टली नहीं है, जीटीपी है। जीटीपी इज इक्वल टू एटीपी। वो कौन से स्टेप पे है? 7th पे। NADH2 किस पे बना है? ये टोटल इवन नंबर 4, 6, 8 एंड 10, सिर्फ 8 पे FADH2 बनेगा, बाकी सब में NADH2 बनेगा। हम लोगों के लिए क्रैप साइकिल बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि एक क्रैप साइकिल से कितनी एटीपी बन सकती है। बट अगर वो मेंशन करते हैं कि हाउ मेनी एटीपी आर फाउंड बाय द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सबस्ट्रेट का मतलब कैश, कैश का मतलब फ्रॉम एटीपी या जीटीपी कितने हैं, तो सिर्फ एक क्रैप साइकिल से एक जीटीपी है। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 2 साइकिल चलेंगे तो 2। बट अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आएगा तो इट विल बी ओनली NADH2 एंड FADH2। NADH2 कितने हैं? 3। FADH2 कितना है? सिर्फ 1। तो उसमें से काउंट कर लेते हैं। जो SDH एंजाइम है, दैट इज एक्चुअली अ कॉमन एंजाइम बिटवीन द Krebs cycle as well as ETS. And succinate dehydrogenase enzyme, it is responsible for formation of FADH2, जो reduced coenzyme है। FADH2 पे कोई चार्ज नहीं है, तो वो ज्यादा प्रोटोन ग्रेडियंट नहीं बना सकता। तो व्हाट हैपेंस देयर, एक NADH2 जा रहा है तो 3 एटीपी बनाएगा, एक FADH2 जाएगा तो 2 एटीपी बनाएगा। ये याद रखना है। लिंक रिएक्शन इज इंक्लूडेड विद Krebs cycle? No. लिंक रिएक्शन इज इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यस, आपकी स्टेटमेंट राइट कब होती? जब आप लोग कहते कि लिंक रिएक्शन इज इन एरोबिक प्रोसेस, तब तो मैं कहती, बट लिंक रिएक्शन इज नॉट लिंक्ड विद लिंक रिएक्शन जो है दैट इज अटैच्ड विद द एरोबिक पाथवे, क्योंकि जो क्रैप साइकिल का सबस्ट्रेट है इट हैज टू बी एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में सिर्फ बनता है लिंक रिएक्शन में, अगर वो नहीं बनेगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए क्रैप साइकिल कंटिन्यूशन है लिंक रिएक्शन, राइट? Entry of the pyruvate into the TCA cycle is inhibited by presence of a high cellular concentration of what? Entry of pyruvate into TCA cycle. जय हो अरिहंत बाबा की, जय हो। ये अरिहंत बाबा है बेटा, ये अरिहंत बाबा है कि पायरुवेट की एंट्री टीसीए साइकिल में इनहिबिट करता है। कौन? आप लोगों को मालूम है? ये यहां से मैंने आप लोगों को पहले एक चीज करवाई थी, उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं गया। जब हम लोगों ने कहा था कि अबाउट द PFK इज कॉल्ड एज, चलो आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चे, मुझे इसी का एक आंसर दे दो। अगर आप वो आंसर दे देते हो मैं इसका आंसर दे दूंगी। प्लीज मुझे एक बार बता दो कि व्हेन आई हैड सेड दैट PFK, दैट इज phosphofructokinase enzyme, is called as the pacemaker enzyme, who is acting as the inhibitor? मुझे इसका आंसर दे दो जो नीट के लेवल का है और जो जरूरत है, इसका आंसर मैं तभी दे दूं। आई वांट द आंसर। आप लोगों ने उस टाइम हाँ हाँ तो की थी ना कि PFK, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, इज कॉल्ड एज द पेसमेकर एंजाइम, इट मेंटेन्स द पेस। अगर ये पेस मेंटेन करता है तो हु एक्ट एज द इनहिबिटर? आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग।
आप लोगों के पास में समय बहुत कम है। आप लोग क्या, जो भी नीट का एस्पिरेंट्स है, सबके पास में समय बहुत कम है। अब उस समय को इंटेलिजेंटली यूटिलाइज करना है। आप यूटिलाइज कर रहे हो बुक्स उठा उठा के। कल भी मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि आप मुझे सिर्फ बता देना कि हाँ, हु सेड कि वो क्वेश्चन को पोस्ट करेंगे टेलीग्राम में। मैंने टेलीग्राम को कल पूरा दिन चेक किया, टेलीग्राम में वो क्वेश्चन नहीं आया जो आप लोग क्या बोल रहे थे, कौन सी पीक, एक क्वेश्चन था, पता नहीं, एक क्वेश्चन आप लोगों ने पोस्ट करने के लिए कहा था। मैंने आपको कहा था कि अगर वो एनसीईआरटी का है तो मैं साथ के साथ में कर दूंगी, बट वो एनसीईआरटी का अगर होता, अभी तक तो आपने पोस्ट नहीं किया था। मेरे को इन क्वेश्चन को कराने में कोई हर्ज नहीं है, मैं करा दूंगी, बट आप एक चीज मान के चलो कि हम लोगों के पास में जितना टाइम है, क्या हम उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पा रहे हैं? फ्रॉम पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में ये आपको किसने बताया बच्चे? त्रिपर्णा, प्लीज मुझे इसका जवाब चाहिए। हु टोल्ड यू कि फ्रॉम पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में 1 FADH2 इज यूज्ड? आई एम रियली कीन टू लिसन दैट। प्लीज प्लीज मुझे बताओगे कि आपको ये किसने बताया? प्लीज, और जल्दी करो, मुझे, मैंने आज सोचा था मैं ETS पूरा करवाऊंगी अच्छे से, मुझे इसका आंसर चाहिए। आपको किसने बताया कि फ्रॉम पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम में 1 FADH2 इज यूज्ड? NADH2 is used। आप लोग या तो बात सुन नहीं रहे हो या आप फॉर्मेलिटीज कर रहे हो। जिस चीज को मैंने 4 बार बताया, कल 2 बार और आज 2 बार, कि when the larger molecules are broken down into simple molecule, energy is produced, जिसमें मैंने आप लोगों को मार्क करके भी अभी दिखाया था कि जब पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में तो ऐड हुआ है, तब एक NADH2 प्रोड्यूस होता है, यूज नहीं होता, प्रोड्यूस होता है। तो यूज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं। और कुछ, और कुछ, मैं एक बार उससे रिएक्शन पे आ जाऊं? नहीं, मैं वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, ताकि हम लोग एक बार क्रेब्स साइकिल के साथ में वी विल टेक द कंप्लीट एरोबिक प्रोसेस, कितनी आउटपुट है। मैं वेट कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो। फिर से बोल रही हूँ, आप जितने न्यूमेरिकल्स उठाओगे उसमें से अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, तो आपने ATP GTP काउंट करना है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो आपने रिड्यूस्ड कोएंजाइम मेंशन करना है, जो होगा NADH2 और FADH। मैं एक बार लेके आती हूँ उसको। ये रहा, ये देखो, अब भी आते ही तो मैंने आप लोगों को, ओहो, फिर से चैटिंग। मैं इस बार वीडियो ऑफ करूंगी क्योंकि उससे गड़बड़ हो रही है। एक मिनट। H2O की कैलकुलेशन देखो, 2 तरह के H2O होते हैं। एक H2O होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब कितना वाटर डायरेक्ट बाहर निकला। एक होता है मेटाबॉलिक वाटर, दैट विल बी इन द केस ऑफ द ETS। तो मैं डायरेक्ट वाटर की कैलकुलेशन आपको बोली, मैं एक बार दोबारा बोल देती हूँ। एक बार दोबारा कर देते हैं। आप लोग बोल रहे हो व्हाट अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द ATP एंड द वाटर।
वाटर में भी वी विल टेक हियर द डायरेक्ट वाटर. मैं एक बार इसको हटा देती हूँ सबको, फिर उसके बाद में एक एक करके कर देते हैं सिर्फ आपके आंसर्स को. मैंने आपको बोला था कि ये लिंक रिएक्शन, ये लिंक रिएक्शन आप खुद देख लो, एरो को ध्यान रखना है. इसका मतलब ये प्रोड्यूस हुआ है क्या, NaDH+. अगर ये उल्टा होता तो NaDH बनता बनता. जैसे अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एरो देखो ये यहाँ की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये सिंथेसाइज हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं. कंज्यूम होता तो ये ऐसे लिखा जाता है, जब कंज्यूम होता है तो इट इज रिटन एज NaDH+ ऑक्सीडाइज्ड इनटू NAD+. ऐसे होता. इसका मतलब ये खर्चा हुआ है. तो आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कंज्यूम हुई है और कौन सी चीज प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रोड्यूस और कंज्यूम ही तो असली चीज है. अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, आप लोग कह रहे हो कैलकुलेशन की बात, तो वाटर मैं नंबर लगा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 स्टेप थे टोटल. जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप थे, यहाँ पे भी 10 स्टेप थे. अगर आप लोगों को पता लगता है कि डीकार्बोक्सिलेशन कहाँ पे हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन पहले तो 5th स्टेप पे हुआ है और दूसरा डीकार्बोक्सिलेशन 6th स्टेप पे हुआ है. तभी तो 6 कार्बन वाज कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन एंड देन इट वाज कन्वर्टेड इनटू 4 कार्बन. वाटर ऐड कहाँ पे हुआ है, 1 3 7 9, 4 जगह पे ऐड हुआ है. वाटर निकला कहाँ पे है, ये एरो देखो, ओनली सेकंड स्टेप पे, ओनली सेकंड स्टेप पे. ओके, NaDH2 FADH2 4 6 8 10, 4 6 8 10. बट कहाँ पे अलग चीज है, सिर्फ जहां पे 8 है वहां पे FADH2 है, बाकी सब जगह पे NaDH है. तो इट विल बी अबाउट NaDH2 FADH2. अगर 3 NaDH2 है तो इट मींस 3 into 3 विल बी इक्वल टू 9, और अगर एक FADH2 है तो इट विल बी इक्वल टू 2 ATP. टोटल कितने हो गए, 11 ATP. अब यहाँ पे एक एरो देखो, दिस विल बी द GTP. GTP कैसे बनता है, SDH, क्योंकि कोएंजाइम में इसके अंदर एंटर किया और यहाँ से निकल गया है, तो दिस विल बी अबाउट द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे एक GTP है, तो दैट विल बी आल्सो इंक्लूडेड. GTP और ATP की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है. ऑलमोस्ट क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ उसका एनर्जी यूज होता है, वो भी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ GTP इनटू ATP, जिसको हम काउंट भी नहीं करते, नेग्लिजिबल. तो टोटल हमारे पास कितने हुए, मान लो 3 NaDH है, तो it will be into 3 will be equal to 9 ATP. एक FADH2 है तो into 2 will be equal to 2 ATP. एक GTP है जो इक्वल टू ATP है, तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 यानी 12 ATP. कितने से, एक क्रैब साइकिल से. अगर एक क्रैब साइकिल से 12 ATP है तो सोचो 2 क्रैब साइकिल एक ग्लूकोज के लिए होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24. तो दिस विल बी अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द क्रैब साइकिल. यानी अब हम एक काम कर सकते हैं, अब मैं आप लोगों को अगर करवाऊं कि व्हाट अबाउट द ETS के बारे में मैं एक बार करवाना चाहती थी, क्योंकि आपने पहले भी मुझे कहा था कि ETS करवाना है, तो मैं एक बार ETS करवा देती हूँ. हियर ETS क्या है, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है. अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इट इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है एंड दिस इज अबाउट द, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये बीच वाले स्पेस को बोलते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या होता है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जैसा ल्यूमन में बना था वैसे. ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन, इसके पास में ETS होता है. ETS का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए. अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए तो मैं जस्ट एक वाइंड अप बना सकती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2 बार आ चुका है. हमारे पास में ये मान लो इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, तो मैट्रिक्स कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. तो इसके बाहर की तरफ क्या होगा, ये होगा आउटर मेम्ब्रेन. इसके बीच में क्या होगा, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होगा. इनर मेम्ब्रेन में 5 कॉम्प्लेक्सेस आर अरेंज्ड. 5 कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है पूरा ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस, इसको फर्स्ट को बोलते हैं, इट इज एन NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. जबकि सेकंड होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो कि पूरा नहीं है, यानी इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द पंप ऑफ द प्रोटॉन. थर्ड इज अगेन
complete. Fourth is again complete. It is third, fourth, and fifth is about ऑक्सीसोम, वो जो ऑक्सीसोम है। तो फिफ्थ हो गया हमारा ये वाला। चलो मैं एक बार इसको एनालाइज करने की कोशिश करूं तो मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या हो रहा है, क्रैब साइकिल हो रहा है, लिंक रिएक्शन हो रहा है, इवन ग्लाइकोलिसिस भी हो रहा है। तो बहुत सारे NADH2 या FADH2 भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर ये ऑक्सीडाइज होंगे किसमें, ETS में, तो दे हेलो अगर वो ऑक्सीडाइज होंगे तभी ATP प्रोड्यूस होगा। अब ये ऑक्सीडाइज कैसे होते हैं, यू नो व्हाट, ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द complex 1 accepts electron from the NADH और FADH2 accept करता है from the FADH2 इलेक्ट्रॉन देता है to complex 2 but complex 2 पंप नहीं करता। यहाँ पे एक चीज और भी है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि these are the complexes, वो अपनी जगह को छोड़ते नहीं है। यहाँ पे दो मोबाइल करियर्स हैं। एक मोबाइल करियर कौन है, उसको लिखते हैं यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन इज देयर, वो मोबाइल करियर है, कहीं भी जा सकता है। और दूसरे वाला कौन है, यहाँ पे there is one cytochrome C which is attached towards the outer membrane of the inner membrane, so that ये आउटर सरफेस है, ये इनर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस है, यहाँ पे अटैच्ड होता है, जो इलेक्ट्रॉन को बाईपास करता है कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4। अगर मान लो मैं इसी का ही एक फॉर्मेटेड फॉर्म और बना दूं, मैं इसी को ही एक फॉर्मेटेड फॉर्म बना दूं, मान लो ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 1 विच इज NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, NADH H+ से, राइट। सो दैट दो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है। ये किसको इलेक्ट्रॉन देगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कौन है, यूबिक्विनोन। इसको यूबिक्विनोल बोलते हैं जब ये रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसकी लोकेशन देख रहे हो कॉम्प्लेक्स 2 की, तो कॉम्प्लेक्स 2 की लोकेशन, क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स नहीं है, इट इज कॉम्प्लेक्स 2 विच इज FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स 2 किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, FADH2 से। FADH2 से दो इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे एक्सेप्ट कर लेगा, यानी दो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं, दोनों किसको दे रहे हैं, यूबिक्विनोन से। यूबिक्विनोन का एक और नाम है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम, इट इज कॉल्ड साइटोक्रोम Q। ये साइटोक्रोम Q क्या करता है, अब ये रिड्यूस हो गया। रिड्यूस होने का मतलब है कि हम इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं कोएंजाइम Q। आई राइट हियर कंप्लीट नेम हियर, दिस इज, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर, इसको यूबिक्विनोल बोलते हैं जब रिड्यूस हो गया, और ये हो जाएगा कोएंजाइम Q कंप्लीटली। इलेक्ट्रॉन तो 4 एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे, यानी ये यूबिक्विनोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इससे भी एक्सेप्ट कर रहा है, इससे भी एक्सेप्ट कर रहा है, बट पास कितने करता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को, यानी ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। आई रिपीट, complex 1 is called as the NADH dehydrogenase complex because it accepts the electron from NADH2. Complex 2 is called as the succinate dehydrogenase or FADH2 dehydrogenase complex because it accepts electron from the FADH2. दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर को, जो है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन इज कॉल्ड एज द कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम की फॉर्म में ही आता है यूबिक्विनोन। पर ये पास करता है दो इलेक्ट्रॉन्स को थर्ड कॉम्प्लेक्स में। थर्ड कॉम्प्लेक्स में आ रही हूं, इसी के डाउट्स लूंगी। कॉम्प्लेक्स 3 कौन है, उसको बोलते हैं साइटोक्रोम BC1, जिसको बोलते हैं रिडक्टेज। आप केमिस्ट्री में एक चीज पढ़ते हो, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड, बट जब ये दे देता है तो इट विल बी कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइज्ड। यानी कॉम्प्लेक्स 3 ने इसको ले लिया, बट कॉम्प्लेक्स 3 में जैसे आपको मैंने बोला कि यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स 4 है, कॉम्प्लेक्स 4 एक्चुअली ऑक्सीडेज होता है, दैट इज द साइटोक्रोम AA3। ये ऑक्सीडेज क्या करता है, इसके पास में कॉपर सेंटर होते हैं। अभी तो आप लोगों को मैंने ये दिखाया कौन सा, कि दिस इज द साइटोक्रोम C विच इज लोकेटेड हियर, यानी ये वाला साइटोक्रोम C विच इज अटैच्ड टुवर्ड्स द आउटर फेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, सो दैट वो इलेक्ट्रॉन को बाईपास कर देगा कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ। माने ये इलेक्ट्रॉन बाईपास हो जाएगा इधर, ये है साइटोक्रोम C। दो इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे बाईपास हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स। फॉर्चुनेटली कॉम्प्लेक्स 4 जो है वो ऑक्सीडेज है, वो दो इलेक्ट्रॉन को दे देता है मैट्रिक्स के अंदर। अगर तो मैट्रिक्स में देयर इज ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया है, तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बिकम द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, सो दैट इमीडिएटली H2O बन जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन कहां पे पास हुआ, कॉम्प्लेक्स 4 से, यानी फिफ्थ इज नॉट इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट।
Who is the terminal acceptor of the electron? That is the oxygen. What it accepts? Electron. तो प्रोटॉन कहां से लेता है? प्रोटॉन is taken from the matrix of the mitochondria. इसका मतलब ये तो वही कहानी वापस बनती जा रही है chemiosmotic hypothesis की कि प्रोटॉन gradient will be formed between इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटॉन हो जाएंगे क्योंकि कुछ पंपिंग भी हो रही है और कुछ प्रोटॉन यहाँ पे रिड्यूस भी हो रहे हैं क्योंकि half molecule of oxygen is taking, तो ultimately through oxysome ATP सिंथेसिस होगी. तो मैं कॉम्प्लेक्स 5 का रोल एक बार चेक करके दिखाती हूँ आपको. I repeat. पहले मैं क्वेश्चन बाद में लूंगी, पहले मैं एक बार यहां तक की बात कर लूं. हर चीज ना कहीं कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं. जैसे होता है ना क्रिस्टल क्लियर, घोड़ा चलता है ना एक वो लगा के प्लग्स, वैसा होता है. हमने खत्म कहां पे किया? हमने खत्म किया ग्लाइकोलाइसिस हुआ तब NADH2 बना. यस. लिंक रिएक्शन हुआ तब NADH2 बना. यस. ETS हुआ तब ये सारे NADH2 FADH2 ऑक्सीडाइज होने वाले हैं. ETS का रोल क्या है? ETS is located in the inner mitochondrial membrane where complexes का मतलब होता है वो अपनी जगह से हिलते नहीं है. होता है ना जैसे मिलके काम कर रहे हैं बट एक ग्रुप में काम कर रहे हैं. बट वहां पे एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर इज देयर व्हिच इज यूबिक्विनोन. एक और मोबाइल इलेक्ट्रॉन करियर है, वो कौन है? साइटोक्रोम C. आई रिपीट, कॉम्प्लेक्स 4 1 2 3 4 आर इन्वॉल्वड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. एक NADH dehydrogenase complex accepts electron from NADH2. 2 succinate dehydrogenase complex accepts electron from the FADH2. तीसरा oxidase reductase which accepts electron but gives to the fourth complex. Fourth complex is oxidase. Oxidase होने के लिए एक खासियत होती है, कल आपने मुझसे पूछा था प्लास्टोसाइनिन जिसके पास में कॉपर सेंटर होते हैं. ऑक्सीडेज इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? 2 इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को. बट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन उसको अगर बनाएगा मेटाबॉलिक वाटर तो प्रोटॉन कहां से लाएगा? प्रोटॉन विल बी टेकन फ्रॉम द मैट्रिक्स. इधर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन से अभी कहा कि पंपिंग इज डन. पंपिंग कौन कर रहा है? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4. 2 क्यों नहीं? क्योंकि वो ट्रांस मेम्ब्रेन नहीं है. अचानक से वही वाली बात, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बाय पीटर मिशेल. अचानक से it is a proton gradient between intermitochondrial space as well as the mitochondrial matrix. यानी जब बहुत सारे प्रोटॉन इंटरमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ जाएंगे तब वो कॉम्प्लेक्स 5 को फोर्स करेंगे बाय मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन थ्रू. वहां पे हमने लिखा था CF0 CF1 पार्टिकल, यहाँ पे है F0 F1 पार्टिकल. ये क्या लिखा हुआ है? ओके. NADH2 4. अच्छा, आप लिंक रिएक्शन भी काउंट कर रहे हो? यस. तो ये हो गया 12. FADH2 1. अच्छा, 1 में काउंट कर रहे हो. 1 सबस्ट्रेट लेवल 1 पर मैंने ना. अब क्रेब्स साइकिल के अंदर अभी वो क्वेश्चन किसने पूछा था कि इज इट क्रेब्स साइकिल इज अ लिंक रिएक्शन इज लिंक्ड टू क्रेब्स साइकिल? ना, लिंक रिएक्शन तो अलग चल रहा है, क्रेब्स साइकिल अलग चल रहा है. लिंक रिएक्शन जैसे आप एक चीज समझ के चलो, मैं आपको एक सिंपल भाषा में एक बात समझाती हूँ, जैसे एक रॉ मैन को समझाते हैं. आप कभी भी किसी जगह पे ट्रेवल करते हो बच्चे, ट्रेन से, फ्लाइट से, बस से, टिकट तो लेना पड़ता है ना, बोर्डिंग पास तो लेना पड़ता है ना. बोर्डिंग पास के बिना तो आपको अंदर नहीं जाने देते. बोर्डिंग पास आपकी पॉकेट में ही रहता है, सिर्फ आपको एक बार दिखाना होता है. तो समझो एसिटाइल कोएंजाइम इज दैट बोर्डिंग पास जो क्रेब्स साइकिल के लिए चाहिए. पर वो बोर्डिंग पास देने के लिए रिएक्शन कौन है? लिंक रिएक्शन. So link reaction is not a part of Krebs cycle. Not a part of Krebs cycle. क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम है. और एक चीज और ध्यान रखो, बोर्डिंग पास को भी फाड़ के फेंक देते हैं. एसिटाइल कोएंजाइम में कोएंजाइम में कहीं भी काम नहीं आ रहा है. आप खुद चेक करके देख लो, काम ही नहीं आ रहा है, सिर्फ एंटर करता है. क्योंकि कोएंजाइम में इज अ हाई एनर्जी एस्टर बॉन्ड जहां पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिच रिएक्शंस होंगी. कोएंजाइम में 2 जगह पे आया है. एक तो 6th स्टेप पे आया है जहां पे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में से जैसे ही कोएंजाइम ए निकला है एक जीटीपी बन गया था. तो अब मेरी कैलकुलेशन एक बार दोबारा सुनोगे, मैं एक बार अलग से करके दिखाती हूँ, एक बार समझोगे. ग्लाइकोलाइसिस छोड़ दो, अब ये कंफ्यूजन से बड़ा कंफ्यूजन है ये वाला. तो
अगर मेरे पास में सिर्फ Krebs साइकिल पूछा और वो भी पूछ के बोला ईच Krebs साइकिल, तो 3 NADH2, एक FADH2, एक GTP, 3 12, 1 FADH2, 12 and 2 14 और एक GTP, टोटल 12। और अगर पूछा फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो 2 Krebs साइकिल, 24। यही फिर ऐड करने के लिए बोला कि लिंक रिएक्शन में कितनी, तो लिंक रिएक्शन में देयर विल बी 6 ATP अगर हमने ग्लूकोज के लिए पूछा, और अगर सिर्फ पूछा ईच लिंक रिएक्शन तो 3 ATP। तो 30 ATP नहीं होंगे, इट विल बी Krebs साइकिल में, ओनली Krebs साइकिल में 24 प्लस जो आप लोगों ने 6 ऐड किए हैं लिंक रिएक्शन के, तब 30 होंगे। तब भी तो 8 ग्लाइकोलिसिस वाले ऐड करोगे तो 38 ATP होंगे। राइट, अब हम एक बात चेक कर लेते हैं, क्या व्हाट अबाउट दैट ATP सिंथेटेज। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आप एक चीज सोच के देखो, हर एक की एक स्ट्रेचेबल कैपेसिटी होती है। जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो एक टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन क्यों पास करता है? 24 घंटे एटीपी की जरूरत है, 24 घंटे एनर्जी चाहिए। हमने जब माइटोकॉन्ड्रियल शुरू किया था प्रोसेस, हमने कहा था ऑक्सीडेशन अकर्स इन स्टेप। स्टेप का मतलब है ये धीरे धीरे होता है सो दैट एनर्जी कंजर्व हो जाए। जैसे आप लोग बोलते हो, एक होता है बर्निंग ऑफ फूड और एक होता है बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर से हीट निकलती है, बर्निंग ऑफ फूड से एनर्जी मिलती है, तो इसलिए दो दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो मेटाबॉलिक वाटर के साथ साथ में एटीपी बनना इजी हो जाता है। ओके, एनीथिंग एल्स या आगे बढ़ू? एटीपी सिंथेस, ओके ठीक है, मैं एक बार एटीपी सिंथेस करा देती हूं। एटीपी सिंथेस क्या है? अब अचानक से क्या हो चुका है कि अब मान लो मैं आपको बात करती हूं, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में बहुत सारे प्रोटॉन इकट्ठे हो गए। ओके, अब यहां तक कॉम्प्लेक्स 4 खत्म हो चुका है, कॉम्प्लेक्स 4 खत्म हो चुका है। अब आया हमारे पास में एटीपी सिंथेस विच इज लाइक दिस। इसको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। जब F0 F1 पार्टिकल होगा तो ये प्रोटॉन यहां से मूव करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से। यहाँ पे 2 प्रोटॉन मूव करेंगे तो F1 की एक्टिविटी कैटालिटिक होती है। मैट्रिक्स में बहुत सारे एडीपी और पीआई पड़े हैं, 2 प्रोटॉन मूव किए तो इट विल कन्वर्ट इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। यानी अगर हमसे पूछा जाए हाउ मेनी protons are required for each NADH2, तो एक pair of proton is required for the synthesis of 1 ATP, so it means 3 pair of protons are required to move for each NADH2 and 2 pairs of protons are required for each FADH2। तो ये हमारा हो जाता है about the oxidative phosphorylation। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में अगर मैं यहाँ पे आउटपुट निकाल के देखते हैं, दिस इज अबाउट द आउटपुट। ये हमारी आउटपुट है, ये देखो एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस डायरेक्ट का मतलब हो गया सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। NADH2 हो गए 2, तो ये 6 ATP हो जाएगा। NADH2 सिर्फ लिंक रिएक्शन में, और लिंक रिएक्शन अलग होता है। इसके बाद में हमारे पास में आया सिट्रिक एसिड साइकिल विच इज द Krebs साइकिल। 18 6 into 3, 2 FADH2, 2 साइकिल है तो, और 2 GTP। आप टोटल अगर काउंट करोगे तो दिस विल बी 38 ATP। बट ये 38 ATP कई बार क्या होता है, हम लोग एक चीज और भी बोलते हैं। मान लो मैं आपको एक चीज कहूं, पता है क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं व्हाट अबाउट द शटल सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शटल सिस्टम? हमारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन है, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, ब्रेन है, मसल्स है। अब एक चीज सोच के देखो, सिर्फ एक बार एनालाइज करके देखो, व्यू करके देखो। माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर NADH2 FADH2 बने which was by link reaction and Krebs cycle. What about that NADH2 which was formed in glycolysis?
अगर वो ग्लाइकोलाइसिस में बना था तब उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आना पड़ेगा। बट हमने जब ट्रांसपोर्ट का चैप्टर किया, जब हमने मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर किया, तब मैंने आपको कहा इवन इफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज सेटअप, तो चार्ज आयन अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब वो NADH अंदर नहीं आ सकता, तो वो किसी ना किसी को तो रिक्वेस्ट करेगा ना कि मुझे भी ऑक्सीडाइज होना है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 अगर ऑक्सीडाइज होंगे तो 6 ATP विल बी प्रोड्यूस्ड। तो व्हाट हैपेंस देयर, वो अपनी एनर्जी किसी एक और बायोमोलिक्यूल को देगा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ताकि उसको ATP मिल जाए ETS से कंप्लीटली। अब क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द शटल सिस्टम। एक शटल सिस्टम होता है जो होता है हार्ट में, लिवर में, किडनी में। वो एग्जैक्टली वो NADH2 मॉलिक्यूल की एनर्जी को पास करता है NADH2 को, यानी 38 के 38 ATP यूज हो जाते हैं, बन जाएंगे पूरे। गड़बड़ कहां पे होती है, ब्रेन में और मसल सेल में, जहां शटल सिस्टम है, दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो NADH2 की एनर्जी को लेके FADH2 को दे देता है। बट चांस की बात है कि हर FADH2 तो 2 ATP बनाएगा। अगर हर FADH2 2 ATP बनाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि एक FADH2 से 2 ATP है, तो 2 FADH2 से कितने बनेंगे, 4। बनने चाहिए थे 6, बने कितने, 4। लॉस कितना हो गया, 2 ATP का। अगर लॉस 2 ATP का हो चुका है तो दैट इज कॉल्ड एज द शटल सिस्टम में मैक्सिमम मसल में, ब्रेन में, इन सब में 36 ATP प्रोड्यूस होंगे, जबकि 38 ATP इज द आइडियल वन। हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर एक बैक्टीरिया एरोबिक है, कंप्लीटली एरोबिक बैक्टीरिया है, तो हाउ मच ATP विल बी प्रोड्यूस्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया? कितने ATP बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा? बाकी सबके हाथ फ्रीज होते हैं, फ्रीज फ्रीज, कोशिश भी नहीं होती, एक्सप्रेशन भी नहीं होता कि भाई हाँ नई चीज पता लगी है, पता तो करे कहां से आई, कैसे आई, चलो ट्राई तो करे। एक होता है ना पैसिव लिसनर जैसा, वैसा पैसिव लिसनर जैसा हो रहा है। अभी तो मैं काउंटिंग पूछ लूंगी तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना है, कोई 8 ATP लिखेगा, कोई 12 ATP लिखेगा, कोई 20 लिखेगा, काम थोड़ी चलाना है। सिंपल सी बात है, एरोबिक बैक्टीरिया हमसे तो बैक्टीरिया ही ज्यादा अच्छा है, कम से कम इतना एफिशिएंट है कि 38 ATP प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो शटल सिस्टम देयर। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो नहीं है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ETS कहाँ पे होता है? ETS अकर्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? क्रेब्स साइकिल अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द बैक्टीरिया। राइट, ये हमारा हो गया ओके ETS। इससे पहले मैं शटल सिस्टम के आगे चलूं, RQ और या एरोबिक और एनारोबिक पाथवे, उससे पहले अगर कोई कैलकुलेशन में डाउट है तो आप मुझसे पूछो एनी डाउट, एनी डाउट। ये हमारा 38 ATP। हमारे पास में ना एक चीज होती है, ओके ये है हमारा ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। 38 ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं, काउंट करके देख लो। टोटल 24 हो रहे हैं क्रेब्स साइकिल से, 6 हो रहे हैं लिंक रिएक्शन से, 30 तो यही हो चुके हैं, और 8 हमारे थे ग्लाइकोलिसिस से, टोटल 38। बट 38 कहाँ कहाँ पे होंगे? या तो बैक्टीरिया में, एरोबिक बैक्टीरिया में, या होंगे हार्ट में, लिवर में, लंग्स में, बट मसल में, ब्रेन में इट विल बी 36 ATP।
राइट। और इसी तरह से अब हम बात करते हैं 36 एटीपी प्रैक्टिकली इतनी प्रोड्यूस होती है। हमारे पास में एक चीज और भी आती है कि एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एफिशिएंसी? मान लो मैं आप लोगों को कहूं कि हमारे पास में कितनी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, बट लोग हमसे ज्यादा एफिशिएंट है या हमसे कम एफिशिएंट है। मुझे दिखाई देता है कि अरे मुझसे बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। क्या उन लोगों के लंग्स लिवर ज्यादा है कि उनके पास में टाइम ज्यादा होता है? कोई तो फर्क होता ही होगा। ये हम लोगों का सिर्फ काम करने का तरीका होता है कि हम कर क्या रहे हैं। ये मैं पहले क्वेश्चन देखा, फिर उसके बाद मुझे हंसी आई, फिर उसके बाद में मुझे लगा कि नाम तो ठीक दिख रहा है, बट क्वेश्चन स्टूपिड है। चलो कोई बात। अब हम लोग बात करते हैं, मान लो मैं आप लोगों को कहूं कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। कुछ लोगों को दिन में 3 बार खाना खाने की जरूरत पड़ती है, किसी किसी को 2 बार, किसी को 4 बार। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज की एनर्जी कितनी है कि हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंजाइमेटिकली। वैसे अगर मैं ग्लूकोज की एनर्जी की बात करती हूँ तो यहाँ पे हर एटीपी, एटीपी एक्चुअली क्या होता है, एएमपी, पी एंड पी, ये होता है। अगर ये होता है तो अगर ये बॉन्ड टूटता है तो 8.5 किलो कैलोरीज या 34 किलो जूल्स निकलता है। अगर ये टूटेगा तो इट विल बी 6.5 किलो कैलोरीज, और अगर ये टूटता है तो 3.14 किलो कैलोरीज। तभी बोलते हैं कि ये वाला बॉन्ड सबसे पुअर होता है। हाई एनर्जी बॉन्ड कौन से है? बीटा एंड गामा है, राइट। तो इसका मतलब अगर 38 एटीपी है, 38 एटीपी तो कितना होगा? या तो 38 इंटू 8.5 किलो कैलोरीज, या होगा 38 इंटू 34 किलो जूल। ये एक्चुअली हो जाता है 1292 किलो जूल। टोटल ग्लूकोज में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है? जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ग्लूकोज में वो होती है 2870 किलो जूल्स या 686 किलो कैलोरीज। अब आप अपने आप एफिशिएंसी निकाल के देख लो। यानी अगर मैं जूल्स की बात करती तो 1292 आउट ऑफ 2870, और अगर मैं किलो कैलोरीज की बात करती हूँ तो 8.5 किलो कैलोरीज इंटू 34। आप ये दोनों कैलकुलेट करके देख लो। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन भी होता है तो सिर्फ 45% एफिशिएंसी है, 45% से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब अगर एफिशिएंसी पे आए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी कितनी है? एनारोबिक में तो सिर्फ 2 एटीपी है। तो 2 एटीपी इंटू 8.5 किलो कैलोरीज बाय 686 किलो कैलोरीज, ये लेस देन 5% है। लेस देन 5% एफिशिएंसी है। इसमें तो एनर्जी इतनी प्रोड्यूस भी नहीं होती। तो ये हमारी एफिशिएंसी के बाद में हमारी बात आती है कि व्हाट अबाउट द आर क्यू? व्हाट इज आर क्यू? कमिंग टू दैट आर क्यू। आर क्यू का मतलब होता है व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन खाओ, ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट जितना अच्छा है। ग्लूकोज इज द मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। या हम लोग बोलते हैं व्हाट अबाउट दैट कि अगर हम घी खाते हैं तो हमें ज्यादा बर्न करना पड़ता है। आरक्यू का मतलब होता है कितना वॉल्यूम CO2 का रिलीज हुआ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड। अगर मान लो ग्लूकोज है तो C6H12O6 plus 6O2, it will be broken down into 6CO2, 6 water. So what will be the RQ? RQ is equal to 6 by 6 CO2 ऑक्सीजन। तो ये यूनिटी होगा, तभी तो बोलते हैं कि ग्लूकोज इज द मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। बट अगर हम बात करते हैं जैसे फैट की, मैं ट्राइपाल्मिटिन का फॉर्मूला बोलूं C51H98O6। आप खुद देखो, अगर पूरा फॉर्मूला देख रहे हो, कार्बन हाइड्रोजन की कंपैरिजन में ऑक्सीजन बहुत कम है। अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम है, सो व्हाट हैपेंस देयर? आई एम कमिंग टू दैट। अगर मान लो हम लोग बोलते हैं बच्चे कि फैट में ऑक्सीजन कितना है? सिर्फ 6 मॉलिक्यूल, सिर्फ 6 मॉलिक्यूल। तो पता है क्या होगा? इसको अगर ऑक्सीडाइज करना है फैट को तो इट विल टेक ऑक्सीजन, भागना पड़ता है। कैसे?
इट हैज टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. इसको बोलते हैं ना कार्डियो. जितना ऑक्सीजन ज्यादा लिया जाता है, बाई चांस क्या होता है, दैट ऑक्सीजन विच इज टेकन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इट एक्सीड्स द CO2. कितनी CO2 बाहर निकली? तो आप एक बार सोच के देखो, अगर मैं यही आप लोगों को एक बार करके दिखाऊं कि ट्राइपैल्मेटिन में ये 3 मॉलिक्यूल्स ट्राइपैल्मेटिन के जो होते हैं ना, ये यूज करते हैं 145 मॉलिक्यूल ऑफ 145 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जबकि रिलीज कितना होता है 102 CO2, 98 वाटर होता है, 98 वाटर होता है. तो इट विल बी 98 वाटर होगा. तो RQ क्या हो गया? RQ विल बी 102 CO2 बाय 145. यह आ जाता है 0.7. तो इसका मतलब ये है कि जब भी फैट खाएंगे तो फैट खाने से RQ लेस देन 1 हो जाएगा. तो अपने आप समझ जाओ, जिसके पास में भी RQ कम है तो इसका मतलब उतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा. जबकि आप ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करोगे, ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करोगे, तो ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मूला पता है क्या होता है? जैसे मैं आप लोगों को अगर फॉर्मूला बोलती हूँ मैलिक एसिड का, तो C5H6O4, यानी ऑक्सीजन अच्छा खासा है, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन टू बी टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर. तो वहां पे RQ मोर देन 1 हो जाता है. तो हमें हमेशा क्या याद रखना है कि RQ डिपेंड्स ऑन कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ डिवाइडेड बाय कितना ऑक्सीजन यूटिलाइज हुआ. RQ ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज बेस्ट क्योंकि वो 1 होता है. RQ ऑफ लिपिड इज लेस देन 1 क्योंकि CO2 जो होगा वो कम रह जाता है, ऑक्सीजन एक्सीड हो जाता है. जबकि RQ ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड इज मोर देन 1. ऑक्सैलिक एसिड का होता है 1.33, राइट. मैलिक एसिड होता है हमारा 4. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अगर यीस्ट का करने लगेंगे तो यीस्ट में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो CO2 बाय 0, तो दैट विल बी इक्वल टू इनफिनिटी. ये हमारा हो जाता है अबाउट द RQ. अब नेक्स्ट चीज हमारी एक लास्ट आती है कुछ ऑल्टरनेटिव पाथवेज की. जैसे आप लोग एक जल्द याद रखोगे, HMP पाथवे, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, जिसको बोलते हैं शंट टू EMP. शंट का मतलब होता है बाईपास सर्जरी. EMP occurs in cytoplasm. There is no requirement of mitochondria. HMP pathway also occurs in chloroplast, cytoplasm without the requirement of mitochondria. और वहां पे ATP प्रोड्यूस होता है 35 ATP. सिर्फ इतना याद. ओके, जहां तक मुझे याद है हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ऐड कर ली हैं. अब आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे टाइप करके दे सकते हो, अदरवाइज जितने क्वेश्चन आपके होंगे आई विल आंसर. बेटा आपने क्वेश्चन लिखा है बैक्टीरिया का ब्रेन और मसल. बैक्टीरिया का ब्रेन होने लग गया तो फिर हम तो लेस इवोल्व हो जाएंगे. यस, यू कैन राइट योर क्वेश्चन और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ फॉर रेस्पिरेशन तक. उससे पहले भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. अदरवाइज जो लास्ट वाला चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बहुत सारे हिस्से हमने पहले किए हुए हैं, वो तो जस्ट मैं आप लोगों को टेली कर पाऊँ. यस, आई एम वेटिंग फॉर योर फिजियोलॉजी क्वेश्चंस. कितने मर्जी पूछ सकते हो, सिर्फ अच्छे होने चाहिए. यस, आई एम वेटिंग. पूरा फिजियोलॉजी, पूरा मॉर्फोलॉजी, पूरा एनाटॉमी, पूरा क्लासिफिकेशन, सब कुछ मैं ऑप्शन दे रही हूँ. कोई भी क्वेश्चन हम लोग अगर डाउट, मैं क्लासेस की वजह से डाउट नहीं ले पा रही हूँ, टेलीग्राम में बहुत सारी चल रही है, रिवीजन क्लासेस चल रही है, क्रैश ये हो गया, तो मेरे को टाइम कम मिल पा रहा है, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ लो. व्हाई इन HMP पाथवे 35 ATP आर प्रोड्यूस्ड? वो एक स्पेशल पाथवे है. स्पेशल पाथवे क्यों है? इसको बोलते हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, जहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट शुरू करता है. आप सिर्फ इतना याद रखना, जो आपको कैलकुलेशन एक बार आइडिया दे रही हूँ, सिर्फ एक बार आइडिया दे रही हूँ. वहां पे व्हेन कंप्लीट ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन तो 6 NADPH2 इज प्रोड्यूस्ड. 6, और उसी से 3 ATP बनते हैं. तो 36 ATP में से एक ATP सिर्फ माइनस होता है जो यूटिलाइज हुआ है एक्टिवेशन के लिए. तो 35 ATP बनते हैं. हमें इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जाते तब अगर हमारे पास में टाइम हो.
पोटैटो साइज इज लार्जर इन हिली एरियाज ड्यू टू लेस रेस्पिरेशन। जब भी हम लोग सकुलेंट फूड्स की बात करते हैं तो सकुलेंट फूड का मतलब ये होता है कि स्टार्च कंपोजिशन ज्यादा होती है। जैसे हम लोगों ने क्या कहा था कि कैम प्लांट्स जो है उसमें दिन रात खाना बनता है, तो दे बिकम फ्लैशी, क्योंकि ओवर फ्लैशी हो गया, बट रेट ऑफ रेस्पिरेशन उसमें जो है वो इंक्रीज हो जाएगा साथ में। किस में? जो स्मॉलर है। जब फ्लैशी हो जाएगा तो दे हैव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम, रेस्पिरेशन ज्यादा, तो वहां पे रेस्पिरेशन की रेशो बिगड़ जाए। यस, नेक्स्ट। और वी आर डन विद द फिजियोलॉजी। We are done with the physiology. अच्छा, हाँ, नहीं, नहीं, ये अलग चीज है। एक्चुअली ना मैं एक बात बताऊं, एक एक क्वेश्चन आया है, अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है मतलब आपने ट्रैक गलत डाल दिया कि एम्फीबोलिक और एचएमपी पाथवे सेम होता है। नहीं, एचएमपी पाथवे इज डिफरेंट। एचएमपी पाथवे जो आपको मैंने कहा है दैट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ ईएमपी, वो नहीं। एम्फीबोलिक का मतलब क्या होता है? एक होता है कि मैं आप लोगों को एक चीज बोलूं, चलो, क्या रेस्पिरेशन प्योरली कैटाबोलिक है? नहीं, ये प्योरली कैटाबोलिक नहीं है। इसमें सर्टेन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड लाइक सक्सिनल कोएंजाइम में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम में, which are the precursor for the synthesis of other biomolecule। यानी अगर कैटाबोलिक प्रोडक्ट बनता है तो इट इज यूज्ड इन द एनाबोलिक प्रोडक्ट। तो रेस्पिरेशन इज नीदर प्योरली कैटाबोलिक nor anabolic, it is called amphibolic pathway because precursor is formed by the catabolic product of one reaction। जैसे आप लोगों को अगले चैप्टर में भी काम आता है, एसिटाइल कोएंजाइम is used in the formation of gibberellin, carotenoid, इनमें आता है। सक्सिनाइल कोएंजाइम is the component of the chlorophyll, cytochrome। Oxaloacetic acid is in the alkaloids, in the pyrimidines। या अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जैसे हमने तब भी किया था कि रिडक्टिव एमिनेशन से अमीनो एसिड बनाता है, तो इट इज कॉल्ड नॉट कैटाबोलिक, नॉट एनाबोलिक तो सवाल ही नहीं, एम्फीबोलिक पाथवे। HMP is a separate pathway which is an emergency case pathway which is not involving even oxygen but still it is producing, still ETS नहीं होते हुए भी 35 ATP प्रोड्यूस। जोन ऑफ एक्सक्लूजन, आई टोल्ड अबाउट जोन ऑफ एक्सक्लूजन जब मैंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स करवाया था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज टू डू द प्रोसेसिंग, व्हेन इट हैज टू डू द प्रोसेसिंग उसके आसपास सारी ऑर्गेनील्स एब्सेंट होती हैं, वो नहीं होती। इसका मतलब क्योंकि प्रोसेसिंग फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इन द विसिनिटी ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स all other organelles are absent and this zone is called zone of exclusion। जब आप ये क्वेश्चन लिखते हो आपको खुद को डर नहीं लग रहा होता कि आप ये क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो? सिंपल क्वेश्चन जो मेरा फ्यूज उड़ा रहा है दिमाग का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो आगे करते हैं। 2 क्लासेस मैंने रेस्पिरेशन के लिए ली, 2। किसके लिए? कि मैं पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर कर सकूं। और आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में डिफरेंस क्या है? आई डोंट नो बेटा, अभी नहीं। नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन आप लोगों को बताया था रूट हेयर में। रूट हेयर जो होते हैं दे आर, चलो जब बोल दिया तो मैं करवा ही देती हूँ। ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक पाथवे है और क्रेब्स साइकिल एरोबिक पाथवे है। ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, क्रेब्स साइकिल इज ओनली इन द एरोबिक ऑर्गेनिज्म। ग्लाइकोलाइसिस में FADH2 इज नॉट प्रोड्यूस, NADH2 प्रोड्यूस होता है और साथ में ATP इज प्रोड्यूस। क्रेब्स साइकिल में NADH2 FADH2 प्रोड्यूस होता है। ग्लाइकोलाइसिस का पाइरुविक एसिड बनता है बट इट मे मूव टू दी fermentation। In the Krebs cycle, it moves only into the complete oxidation। Nodule formation and into fixation में
अगर मैं नोड्यूल फॉर्मेशन की बात करूँ ना, तो इट वाज अ पाथ ऑफ सिम्बायोटिक। दो चीजें हम लोगों ने कही थी, एक होता है नोड्यूल फॉर्मेशन, हमारे पास में दो होते हैं वैसे हम लोग बोलते हैं, वन इज द फ्रैंकिया विच इज विद नॉन लेग्यूम्स एलनस कैजुरिना, वन इज द राइजोबियम विच इज इन द लेग्यूम। एक चीज बाय डिफॉल्ट सही होती है, वो ये होती है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इट इज एन ऑब्लिगेट एनारोबिक कंडीशन, बट वो खुद तो एनारोबिक होता नहीं है, वो तो एरोबिक ही होता है। तो इट मींस फर्स्ट कंडीशंस हैव टू बी क्रिएटेड विद द anaerobic condition with the help of certain steps, जिसमें पहले बैक्टीरिया enters into the cortex till pericycle even, so that it forms the infection thread। अंदर जाके पहले नोड्यूल को कन्वर्ट किया जाता है, यानी by the excessive formation of the cell division, that is by auxin as well as cytokinin, नोड्यूल बनेगा, बट नोड्यूल में देयर विल बी लैग हीमोग्लोबिन, ताकि अगर ऑक्सीजन आ भी जाए तो वो उसको स्कैवेंजिंग की तरह कर दे। एक बार नोड्यूल बन जाता है तब जाके नाइट्रोजिनेज एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड व्हिच फंक्शंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में? तो अभी मैंने 5 मिनट पहले क्या बोला था, साइटोप्लाज्म। बच्चे रामाचंद्रन प्लॉट ये तो या तो तुम्हें ट्रूमैन बता सकता है या आपको जीआरबी अरिहंत बता सकता है, मैं नहीं बता, मैं अभी इतनी काबिल नहीं हूं कि मैं रामाचंद्रन प्लॉट बताऊं, मैं नहीं हूं। तो आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि मैं काबिल नहीं हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को उठाने के लिए। मुझे बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, एंड हो सकता है कि उसके लिए मैं भी अपॉलॉजी करूं, बट मुझे आज तक नहीं लगता कि ऐसा कोई वर्ड आएगा। इतना कॉन्फिडेंस अब आ चुका है कि नहीं आएगा। ओके, एनीथिंग एल्स? और कोई? पूरा का पूरा फिजियोलॉजी खत्म। बहुत स्लो जा रहा है ऊपर। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन हमने कल बात की थी, फ्लोट करता है जो बॉडी पे। इट वॉज गिवन बाय ब्लैकमैन, इट वॉज गिवन बाय ब्लैकमैन दैट कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जब भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, बट जब प्रोटीन होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्योंकि हमारी बॉडी पे फ्लोट कौन करता है? एक्सेस ऑफ शुगर डिपॉजिट होता है या एक्सेस ऑफ फैट। गार्ड सेल ग्रास में डंबल शेप होते हैं क्योंकि वो पोएसी फैमिली का है। पोएसी का क्यों? पोएसी में आइसोबाइलेटरल लीफ होते हैं। जैसी मोर्फोलॉजी होगी वैसी ही एनाटॉमी होती है, क्योंकि मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी ही डिटरमाइन करते हैं फिजियोलॉजी को। ओके, एनीथिंग एल्स? और क्वेश्चन? यानी हम अब हम शुरू कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेरी गुड, ठीक है। आपको फिजियोलॉजी के लिए मैंने पूरा टाइम दिया है, अभी भी टाइम दे रही हूं आज तक का। कल से मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ में जब शुरू करूंगी तो वी नीड टू गो फास्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या जनरल रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स में जितने भी आएंगे। कल मतलब कल तो वेडनेसडे हो जाएगा, तो आप लोगों को टाइम भी मिल जाएगा अगर क्वेश्चन निकाल के रखने होंगे। Who said these are conjunctive tissue? बच्चे आप लोग कोई ऐसी बुक पढ़ रहे हो अन्वेषा जो आपको सिंपली कंफ्यूज कर रही है, सिंपली कंफ्यूज कर रही है। अगर मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक सलाह दे सकती हूँ तो मैं यही दे सकती हूँ कि ये गलत कंसेप्ट है। जाइलम और फ्लोएम कंजक्टिव टिश्यू नहीं है। कंजक्टिव टिश्यू इज द स्पेशल टिश्यू इन रूट्स ओनली। रूट्स में भी मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में। मुझे मुझे ना जैसे ही आप लोगों को लगे ना कि मैं बोल रही हूँ, फटाफट उसकी पिक्चर क्लिक किया करो और टेलीग्राम में डाल दिया करो।
जहां पे भी आपको लगे ना कि मैम ने ऐसे कहा था कि मुझे दिखाओ, ऐसा होता नहीं है, आप सिर्फ उस वाले सेंटेंस की जिसमें मैंने आपको कहा है कि वो एनसीईआरटी में है, उसकी पिक्चर क्लिक करो और मेरे पास में भेज दो, बस। जहां भी ये चीज लिखी हो ना, कंजक्टिव नहीं लिखा होगा, कंडक्टिव लिखा होगा। कंडक्टिव लिखा होगा तो राइट है। कंजक्टिव टिश्यू अलग चीज होती है, वो जमीन आसमान का फर्क है। कंजक्टिव टिश्यू सिर्फ रूट्स में होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, एक तो सपोर्ट के लिए और एक डाइकॉट रूट में इट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर कैप। तो कंडक्टिव और कंजक्टिव में फर्क होता है। आप मुझे एक बात बता सकते हो, जब ये है व्हाट इज द कंडक्टिंग एलिमेंट इन फ्लोएम? लिख के दे दो, व्हाट इज द कंडक्टिंग एलिमेंट इन फ्लोएम? नो आंसर। ओके, मेरे पास आंसर नहीं आया ढंग का, कोई जो आए है वो बहुत डिप्रेसिंग है। डिप्रेसिंग मतलब समझते होगे आप लोग, बहुत डिप्रेसिंग आंसर है। तो अभी मैं छोड़ रही हूँ इसको। हम लोगों को करना है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट क्या होता है? जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम लोग जो भी काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट। यानी इसके आगे ये डेवलपमेंट। अब तक मैं सिर्फ दो आंसर्स चेक करती थी जिसमें मुझे राइट लगता था। एक नाम आता था त्रिपर्णा और एक आता था अन्वेषा। पर इससे गलत आंसर नहीं हो सकता, इससे गलत आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए जाग जाओ, प्लानिंग करनी शुरू कर दो कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल गलत आंसर्स है, बिल्कुल गलत आंसर है। सिर्फ एक आंसर ठीक आया अभी तक, सिर्फ एक आंसर, सिंगल आंसर। वो भी मुझे लग रहा है तुक्का मारा था, क्योंकि पूरा नहीं लिखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम लोग प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकते ना। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि प्लांट की कोई भी चीज की डेवलपमेंट, हम लोगों ने जो कुछ भी किया, आज अगर कुछ सीखा वो भी एक डेवलपमेंट है, कुछ नहीं सीखा वो भी एक डेवलपमेंट है। आज क्या किया? कुछ नहीं सीखा, वो भी एक डेवलपमेंट है कि भाई हमने समझने के बाद में भी नहीं सीखा, तो वो डेवलपमेंट हो जाएगी। तो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो जैसे डेवलपमेंट ऑफ, बितान ये फोर्थ टाइम लिख रहा है, फोर्थ टाइम, जबकि तुम्हें पता है कि ये गलत है लाइन। फोर्थ टाइम लिख रहा है बच्चे, तुम्हें मालूम है ये बड़ी अच्छी तरह से ये रॉन्ग है लाइन, छोड़ दो। हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप लोगों को वैसे भी पढ़ाऊंगी ही सही। हम लोगों ने ग्रोथ अलग पढ़ा हुआ है और डेवलपमेंट अलग पढ़ा हुआ है। ग्रोथ हमने कहाँ पे पढ़ा? जैसे मैंने आप लोगों को एक बार चैप्टर डिस्कस किया था, लिविंग बर्ड, सबसे पहला, कि इन प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट एंड लोकलाइज्ड। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ and it is due to the presence of the मेरिस्टेम which are located at a specific location. तो इसका मतलब ये हो गया कि प्लांट की ग्रोथ जो होती है, दैट इज ड्यू टू दी बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, चाहे वो एपिकल है, लेटरल है, जो कोई भी तरह के प्राइमरी या सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इट ग्रोज। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? आप एक चीज सोच के देखो, अगर आप लोगों को ह्यूमन जोलॉजी में कुछ पढ़ाया जाता है, जैसे कि
पहले एक होता है जाइगोट, जाइगोट इज अ सिंगल सेल, पहले वो बनता है सबसे पहले मोरुला, मोरुला के बाद बनता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद डिफरेंशिएट होता है क्योंकि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म आता है, तो दैट विल बिकम द गैस्ट्रुलेशन हुआ, यानी अब डिफरेंशिएशन हो गई, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ने क्या बनाना है, तो दैट विल बी द डिफरेंशिएशन। इसी तरह से क्या होगा, पहले हम लोग मान लो एक छोटा सा शब्द यूज करते हैं, मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक करवा रही हूँ अभी जो दो जगह पे काम आने वाला है। आप लोग एक चीज करते हो, बट अबाउट द टिश्यू कल्चर, मैं आज उसके बारे में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि हमारे आगे सम अप को वो इजी कर देगा। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं पहली बात, एक्सप्लांट, व्हाट इज द एक्सप्लांट, एनी सोमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज टेकन फॉर द एक्सपेरिमेंट, इट मे बी अ रूट, इट मे बी अ स्टेम, इट मे बी अ लीफ, जो लोगे उसमें कुछ सेल्स, कुछ टिश्यूज होंगी, क्या कुछ सेल्स और कुछ टिश्यूज पूरा प्लांट बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, इस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी, यानी जिसके पास में टोटिपोटेंसी है, आप छोटे से टिश्यूज को, कोई भी एक्सप्लांट को लो और उसको मीडियम में डाल दो, मीडियम तो वही खाना देने वाला है, तो वो एकदम से कुछ नहीं करता, फर्स्ट इट विल ग्रो इनटू द अनडिफरेंशिएटेड एग्रीगेटेड मास, उस अनडिफरेंशिएटेड एग्रीगेटेड मास को हम लोग बोलते हैं कैलस, कैलस अनऑर्गेनाइज्ड है, ये वही वाली बात हो गई जहां पे पहले ग्रोथ हुई है बट डिफरेंशिएशन नहीं हुई। डिफरेंशिएशन के लिए अब क्या होगा, आप उस कैलस को उठाओगे और उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, बड़ी बड़ी टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब में हम लोगों को एक बात पता है, वन थिंग इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन माने when it structurally and functionally specialized to perform special function, पैरेनकाइमा है तो इसमें सेलुलोज आ जाएगा, ये फ्लेक्सिबल होता है तो ये एरेनकाइमा भी हो सकता है, क्लोरेनकाइमा भी हो सकता है, कॉलनकाइमा है तो इसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों होगी, स्क्लेरनकाइमा है तो वो डेड होगा, तो कुछ भी हो सकता है, दैट विल बी कॉल्ड एज द डिफरेंशिएशन। नहीं, एक्सप्लांट का मेरिस्टेम होना जरूरी नहीं है, बट उसका टोटिपोटेंसी होना जरूरी है, टोटिपोटेंसी, मेरिस्टेम तो सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशंस में होते हैं। जब इसको उठा के आपने कैलस बना दिया, अब ये सब कुछ अंडर असेप्टिक कंडीशन है, असेप्टिक कंडीशन का मतलब होता है कंप्लीटली स्टरलाइज्ड, उस कैलस का टुकड़ा लेके, एक बात हमें याद रखना होता है कि डिफरेंशिएशन इज विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स, अगर साइटोकाइनिन डाल दिया तो शूट डिफरेंशिएट हो जाएगा, और अगर ऑक्सिन डाल दिया तो रूट डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशो होता है, रेशो के लिए व्हाट इज डन, साइटोकाइनिन पहले डाला जाता है ताकि वो शूट बन जाए, और शूट को शिफ्ट करते हैं ऑक्सिन वाले मीडियम में ताकि रूट डिफरेंशिएट हो जाए एंड अ कंप्लीट प्लांट इज फॉर्म, बट वो प्लांट को हम लोग बोलते हैं दैट इज ओनली अ प्लांटलेट, उसको शिफ्ट करते हैं इनटू द ग्रीन हाउसेस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, तब जाके वो हार्डनिंग होता है। तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखो, चाहे ह्यूमन का देखो चाहे प्लांट का देखो, पहले ग्रोथ हुई है फिर डिफरेंशिएशन हुई है, तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन ने मिल के क्या बनाया है, प्लांट की डेवलपमेंट है, तो दिस विल बी द डेवलपमेंट विच इज कंसिस्ट ऑफ वन ग्रोथ, टू डिफरेंशिएशन, ग्रोथ प्लांट में अलग से पढ़ा जाएगा, डिफरेंशिएशन अलग पढ़ा जाएगा। जब सिर्फ ओनली हम ग्रोथ की बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द परमानेंट और इरिवर्सिबल इंक्रीज, बट जब हम ग्रोथ रेट बोलते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब, मैंने आप लोगों को अगर मान लो हम लोग 2 या 3 वीक से मिल रहे हैं तो मैंने इतने देर में अपने मुंह में क्या चेंजेस देखे, एक होता है मैंने अचानक से आपको देखा, दैट विल बी कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ, कितने सिंसियर है, एक मैंने देखा कि नहीं, जब डे 1 शुरू हुआ था 4 लोगों ने आप पे काम करना शुरू किया, ऑब्वियसली आप लोग ट्रैक पे आए, आपने ट्रैक पकड़ना शुरू किया, तो दैट वाज कंपैरिजन ऑफ द इनिशियल पॉइंट एंड नाउ, दिस इज कॉल्ड एज द रिलेटिव ग्रोथ, relative growth is different from the absolute growth, absolute total growth per unit time होता है, और relative growth is the compared with the initial factor, तो वो हो जाता है हमारा comparatively relative growth। एक होता है जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं, हम एक बार क्या बोलते हैं, कल्चर मीडियम का जो कंपोजिशन होता है, कार्बन सोर्स इज मोस्टली सुक्रोज एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, अगर उसको सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, वो सब कुछ केमिकल की फॉर्म में दे दिया जाता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना पड़ता है कि इट हैज टू बी इन द असेप्टिक कंडीशन, यानी लेबोरेटरी में स्टरलाइज्ड कंडीशन होंगी, तो इसको ऑटोक्लेव भी करना पड़ेगा, इसमें डिस्टिल्ड वाटर भी लेना पड़ेगा, तो जो सोर्स प्लांट की डेवलपमेंट के लिए चाहिए इसको बोलते हैं बैलेंस्ड मिनरल न्यूट्रिशन, राइट। एक आता है, चलो हम लोग जैसे बोलते हैं ना
मान लो कभी हम लोगों ने कुछ सोचा कि अच्छा मैंने ये काम करना है, बट वो काम नहीं हुआ, तो हम अगला प्लान करते हैं कि नहीं नहीं, आज ये वाला चैप्टर नहीं हुआ, मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले ये वाला दूसरा काम करके और इसको कंबाइन कर देंगे. दैट इज कॉल्ड प्लानिंग. प्लानिंग इज कॉल्ड व्हेन वी वर मूविंग वी हैव टू चेंज द ट्रैक. उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी का मतलब प्लांट्स में क्या होगा? देयर आर सो मेनी प्लांट्स वेयर देयर विल बी चेंज इन द मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी टू कोप अप विद द एनवायरमेंटल कंडीशन. आप लोग दो चीजें पढ़ते हो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. एक पढ़ते हो आप एनवायरमेंटल हेट्रोफिली और एक पढ़ते हो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली. हेट्रोफिली का मतलब होता है एक ही प्लांट में दो अलग अलग तरह के लीव्स होना. जैसे आपको मैं एक बात करती हूँ, हम मार्केट से लाते हैं हरा धनिया. धनिया होता है ना, जब वो यंग होता है तो बहुत खूबसूरत छोटे छोटे लीव्स होते हैं, जुवेनाइल. बट जैसे जैसे मैच्योर होता है वो ब्लूम करना शुरू कर देता है. तो इसका मतलब इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल हेट्रोफिली. यानी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टू डिफरेंट टाइप ऑफ द लीव्स आर फॉर्म. एक होता है, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ बच्चे, बटर कप का. एक ही प्लांट पानी में आधा है और हवा में आधा है, यानी हाफ टेरेस्ट्रियल हाफ एक्वाटिक. तो जो एक्वाटिक लीव्स होंगे दे विल बी रिबन लाइक, दे विल बी विद द रिड्यूस्ड सरफेस एरिया. जबकि जो हवा में होंगे, बिकॉज दे हैव टू डू द फोटोसिंथेसिस एज वेल एज स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, वो ब्रॉड होंगे. यानी इसको बोलेंगे specifically it will be called environmental heterophilia because it is due to the different environment. तो heterophilia दो वजह से हो सकती है. One is about the developmental heterophilia, इसमें cotton, coriander आते हैं और larkspur भी करते हैं. अगर हम बात करते हैं environmental heterophilia का, तो buttercup है, sagittaria है, तो उसमें different environment में different leaves होती हैं. अब हमने अगर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन की बात की है, तो आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ डाला था कि ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज डिपेंडेंट ऑन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर. एक्सट्रिंसिक का मतलब तो सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एटसेट्रा. इंट्रिंसिक में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर, फाइटोहार्मोन. 5 फाइटोहार्मोन आपको पता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथेनिन. इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगी, बट अगर यहां तक कोई डाउट है तो यू कैन एनीथिंग. हम लोगों को पीजीआर अब पढ़ना है. मैं कल पीजीआर, कल मतलब परसों जब हमारी क्लास होगी, तो मैं अब स्क्रीन शेयर करके तो कोई फायदा ही नहीं है, मुश्किल से 4 मिनट ही रह गए हैं. तो मैं पीजीआर से शुरू करूंगी, बट यहां तक अगर किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछें. कंपेनियन सेल कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, तुम लिख रहे हो. पैरेन्काइमा कंडक्टिंग एलिमेंट होता है. अकल लगाओ, कंडक्टिंग का मतलब होता है सीधा एक पाइप. क्या फ्लोएम पैरेन्काइमा को जिंदगी में भी किसी ने देखा है पाइप बनाते? आप में से तो महान बंदे और भी हैं जो यहाँ पे लिख रहे हैं फ्लोएम फाइबर ऑल्सो. अकल लगाओ, कंडक्टिंग का मतलब हो. म्यूट करोगे आप अपने आप को, म्यूट करोगे. कंडक्टिंग एलिमेंट का मतलब होता है चैनल बनाना. कंपेनियन सेल सिंगल सेल है, वो चैनल नहीं बनाती. फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम फाइबर तो छोड़ दो, सिंपल सी बात है. इट इज ओनली सीव ट्यूब इन द केस ऑफ द फ्लोएम. हाँ, इन द केस ऑफ द जाइलम इट इज ट्रैकीड एंड वेसल जो पाइप बनाते हैं. पैरेन्काइमा नहीं बनाता, जरा जरा सा बूंद बूंद वाटर देता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द रेडियल कंडक्शन. Why environmental field occur? These are all the adaptations, these are all the environmental conditions. कि अब एनवायरमेंट में अगर मान लो नीचे वाले लीव्स जो होंगे ब्रॉड होंगे, तो आप खुद सोच के देखो कि एक्वाटिक में कंडीशन में ब्रॉड लीव्स की क्या जरूरत है. तो इट इज द नेचुरल adaptation or evolution that heterophilia has been in the environmental atrophy. Absolute का मतलब होता है total, total. Absolute. Relative is compared with the initial factor. दिमाग मत खराब करो बेटा, दिमाग खराब मत नहीं करो. आंसर तुम्हें पता होता है, बट वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो जिद पे अड़ जाते हैं, वैसे हो तुम लोग. अकल लगा के बताओ. कंपेनियन सेल कंडक्ट करता है, तो फिर कैन यू राइट दैट कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट? तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? अब तो टाइम भी नहीं है कंफ्यूज होने का. अब तो टू दी पॉइंट आंसर होना चाहिए. जब हम स्कूल में पढ़ते थे
तब ऐसा होता था कि टीचर को हम बेवकूफ बनाते थे। कैसे? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलो 3 लाइनें लिख देते हैं, 2 नंबर तो देगा ही देगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, चल 6 लाइनें लिखते हैं, 1 बोनस देगा। बेटा ये नीट है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक ही राइट है ऑप्शन। आपके पास में इफ और बट नहीं है, तो ये इफ और बट के क्वेश्चन जो है ना, ये स्कूल में छोड़ देने चाहिए, ठीक है? और अगर एक गलत हो गया तो कितने ऐसे केसेस मैं अपनी लाइफ में देख चुकी हूं अब तक, जो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस को टेकन फॉर ग्रांटेड समझ गए। टेकन फॉर ग्रांटेड जाते ही पूल में से आंसर्स जाते हैं। यानी आप अगर 4 नंबर ऐड करने वाले थे, उसकी बजाय आपका 1 नंबर पूल में से निकाल के ले गया। लोगों के नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में एडमिशन नहीं होते। अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो, मुझे कहां फर्क पड़ने वाला है। मैं तो अभी भी हाँ कहूंगी कि योर स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट डू यू थिंक योर स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये तो वही वाली चीज हो गई। फैट ऑर्गेनिक एसिड का एब्सोल्यूट आरक्यू वैल्यू इज रिक्वायर्ड। आई कुड नॉट गेट योर क्वेश्चन। एब्सोल्यूट मतलब मैं समझी नहीं हूं। एब्सोल्यूट आरक्यू मतलब फैट में आरक्यू चाहिए तो वो तो लेस देन 1 है, क्योंकि ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऑर्गेनिक एसिड के पास में खुद के पास में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, तो उसका आरक्यू मोर देन 1 है। रिक्वायर्ड क्यों नहीं? आप खाना खाओगे तो उसको बर्न तो करना पड़ेगा, बर्न नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? मेटाबॉलिज्म इज दैट्स व्हाई ना। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि आप अगर ग्लूकोज भी लेते हो तब भी कम से कम, कहते हैं ना खाना खाते ही मत सो जाओ, तो आरक्यू तो तभी होगा ना जब इट विल बी ब्रोकन डाउन। और ये बात क्लियर है कि ग्लूकोज इज द मोस्ट फेवरेबल रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, जब हम थर्सडे को मिलेंगे, थर्सडे को, तब आप तक पढ़ के रखना। डाउट्स हो, कोई स्टेटमेंट आपको लग रही है कि नहीं मैंने तो सही बताई थी, क्लास में रिजेक्ट कर दी गई, आप टेलीग्राम में उसका पिक्चर भेज देना, मैं उसमें देख लूंगी। 0.7 इज द वैल्यू ना, अगर वो नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा ना। तो इट इज राइट, इट इज रिक्वायर्ड। इट इज रिक्वायर्ड। ओके, तो मैं ये, जब हम थर्सडे को मिलेंगे तो ये चैप्टर तो खत्म करूंगी। पीजीआर का काम ही कितना है, मुश्किल से 15-20 मिनट। पर हम अगला चैप्टर जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे पुराने चैप्टर्स का सिर्फ रिवीजन होता है। तो अगर आप कर लोगे तो आप लोगों को समझने में इजी होगा, अदरवाइज तो हम लोग तो आगे बढ़ते हुए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में तो टाइम लिमिट है ना, राइट? तो थर्सडे को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ तक पढ़